हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे सिस्टम यूनिट के बारे में। सिस्टम यूनिट के अंतर्गत हम कंप्यूटर सिस्टम में जो पार्ट्स होते हैं उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। मेरे पिछली वीडियो से मैंने आपको समझाया कंप्यूटर इंट्रोडक्शन और कंप्यूटर स्ट्रक्चर के बारे में। ब्लॉक डायग्राम की मदद से आपने समझा कि कंप्यूटर का स्ट्रक्चर कैसा होता है। आई होप आपको वीडियो समझ आए होंगे। इसी सीरीज में मैं अपना थर्ड वीडियो सिस्टम यूनिट के पार्ट्स लेके आया हूँ। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सिस्टम यूनिट में। तो सिस्टम यूनिट में सबसे पहला पार्ट जो आता है वो है कैबिनेट। कैबिनेट कंप्यूटर सिस्टम के एक ब्लॉक या एक बॉक्स टाइप का होता है जिसके अंदर सारी डिवाइसेस जो है वो कनेक्टेड होती हैं। यानी कि आप अपने डिवाइस को सिक्योर करके रखेंगे तो आपको एक कवर की जरूरत पड़ेगी। कैबिनेट उस कवर का काम ही करती है। कैबिनेट की आकृति कुछ इस तरह की होती है जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं। इसमें एक बस एक ब्लैक बॉक्स होता है या किसी भी कलर में हो सकता है, जिसमें अंदर एक फैन और एक पावर सप्लाई जो इनवलिड होती है वो लगी आती है, और एक बॉक्स जो बिल्कुल बॉक्स एक खाली जिसमें कुछ छेद होते हैं जिनकी मदद से हवा का आवागमन हो सके, और प्लस फैन जो होता है वो एग्जिट फैन जिसे हम बोलते हैं, जो अंदर की गर्म हवा को बाहर निकालने का काम करता है। ये बस एक कंप्यूटर के सुरक्षा के लिए बनाया गया एक कैबिनेट, या इसे कैश या फिर हिंदी में से चेसिस बोला जाता है। ये बस एक बॉडी है जो कि सीपीयू का एक कवर की तरह काम करता है। अगले पार्ट की हम बात करेंगे, उससे पहले इसकी डेफिनेशन और समझ लें। कंप्यूटर के कुछ नाजुक और महत्वपूर्ण पार्ट एक बॉक्स में बंद रहते हैं। ये बॉक्स लोहे या प्लास्टिक का बना होता है। इस बॉक्स को ही कंप्यूटर केस या कैबिनेट कहा जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, कैबिनेट को जानकारी के अभाव में लोग सीपीयू कहते हैं, यानी कई लोग इसी को सीपीयू बोल देते हैं, मगर ये सच नहीं है। आपने भी कई बार सुना होगा कंप्यूटर के नॉर्मल जो पार्ट्स से बताए जाते हैं तब मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस और नीचे रखे बॉक्स को हम सीपीयू बोल देते हैं। लेकिन सीपीयू बोलना गलत है, ये जानकारी का अभाव है। क्योंकि सीपीयू इसके अंदर मदरबोर्ड में लगी हुई माइक्रो प्रोसेसर चिप होती है, इसलिए इस नासमझी से बचें। अगर आप कंप्यूटर के बारे में फील्ड में हैं तो आपको ये समझना चाहिए, आप उसे सीपीयू ना बोलें, आप उसे सिस्टम यूनिट बोलें, सिस्टम यूनिट। कैबिनेट को बाहर की तरफ कुछ बटन्स और कनेक्शन पोर्ट्स भी होते हैं जिनकी सहायता से अन्य सहायक उपकरण और कंप्यूटर में जोड़ा जा सकता है। कंप्यूटर के सभी महत्वपूर्ण पार्ट इसके अंदर लगे होते हैं, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया। अगला देखते हैं हम। इसके बाद है इसमें मदरबोर्ड। मदरबोर्ड इसका मेन बेड होता है। मदरबोर्ड कुछ इस तरह से आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, इस तरह से शो होता है। कंप्यूटर का जो मेन बोर्ड है वो मदरबोर्ड ही होता है। जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती हैं वो आपस में इसी से आके कनेक्ट होती हैं। इसमें कुछ सर्किट्स होते हैं, आईसी होती हैं जो इसके साथ लगी होती हैं। इसी में आपका प्रोसेसर होता है वो इनबिल्ट होता है। इसकी डेफिनेशन अगर हम देखें कुछ इस तरह की है। एक मदरबोर्ड किसी भी कंप्यूटर का बैकबोन होता है। ये एक ऐसा लिंक होता है जिससे कि सारे कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़ गए। मानो ये हब का काम कर रहा है जिससे कंप्यूटर के दूसरे डिवाइस आपस में कनेक्ट होते हैं। ये किसी यूजर की जरूरत के अनुसार अलग अलग फॉर्मेशन में आते हैं जिससे कि उसकी जरूरत के बजट और स्पीड में फिट बैठ सके। मीन्स मदरबोर्ड जो है वो अलग अलग तरह से आते हैं, वो डिपेंड करता है यूजर्स के ऊपर, वो स्पीड या बजट। या यदि आप अच्छा कंप्यूटर लेंगे, अच्छे से मतलब कि आपको स्पीड अच्छी चाहिए, तो उसका मदरबोर्ड जो है प्रोसेसर के हिसाब से अलग आएगा। अगर आप कम प्रोसेसर का मदरबोर्ड लेंगे, प्रोसेसर जो हम लेके आएंगे वो जिस मदरबोर्ड में आएगा उसके हिसाब से ही प्रोसेसर, उसके हिसाब से ही मदरबोर्ड आते हैं। तो मदरबोर्ड का प्राइस डिपेंड करेगा आप कौन सा प्रोसेसर यूज कर रहे हैं। कोर i7 का मदरबोर्ड अगर आप यूज करेंगे तो आपको कोर i7 का प्रोसेसर उसमें लगाना होगा। तो मदरबोर्ड बस एक हब की तरह काम करता है जो सारी डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करता है। आप सीपीयू में जो भी कनेक्ट करते हैं वो सब इनडायरेक्टली जाके मदरबोर्ड से ही कनेक्ट होता है। आगे देखते हैं हम इसमें। इसके बाद है अगला सीपीयू फैन। सीपीयू फैन, सीपीयू जो लगा होता है, यानी कि आपका जो मदरबोर्ड के अंदर जो प्रोसेसर है, यानी कंप्यूटर का जो दिमाग है, उस फैन उस सीपीयू को कूल ठंडा करने का काम करता है। यानी कि ये क्या करेगा, उसको ठंडा करेगा। इसकी बनावट कुछ ऐसी होती है जैसा आप चित्र में देख पा रहे हैं। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। कोई भी यंत्र जब चलता है तो वह गर्म हवा के कुछ मॉलिक्यूल हवा में निकालता है। ये हवा उस यंत्र और उसके आसपास के वातावरण को कम कर देती है। किंतु अगर इन गर्म मॉलिक्यूल को यंत्र से बाहर निकाल दिया जाए तो यंत्र की गर्मी भी कम हो जाती है। सीपीयू कूलिंग पंखा यही काम करता है। मैंने अभी आपको बताया, ये प्रोसेसर को ठंडा करने का काम करता है। जब मशीन चलती है तो गर्म होती है, और उसको ठंडा करने के लिए यहाँ पे हम सीपीयू फैन का यूज करते हैं।
इस यंत्र में बाहर निकाल देता है, साथ ही गर्म हवा की जगह ठंडी हवा को फैलाता है। इससे यंत्र को गर्म हवा को सोखने में मदद मिलती है और गर्मी कम होती है। गर्म हवा को फैलाकर उसे ठंडा करता है। इसकी सतह समतल होती है ताकि ये प्रोसेसर के साथ जुड़ा रह सके, किंतु इसका ऊपर का हिस्सा कुछ नुकीले ब्लॉक का बना होता है ताकि ज्यादा से ज्यादा गर्म हवा इनके बीच से निकलकर बाहर आ जा सके। आजकल सीपीयू में ऐसे कूलिंग पंखों का इस्तेमाल होता है जो गर्मी के हिसाब से पंखे की गति को कम या ज्यादा कर देते हैं। आप कभी लैपटॉप अगर देखें कोर आई 3 या कोर आई 5, उनका फैन लगातार नहीं चलता। अगर सीपीयू गर्म होगा तो वो फैन काम करेगा, अदरवाइज वो फैन ऑटोमेटिक ऑफ हो जाता है। ये ऑटोमेटिक फैन आजकल आने लगे हैं, यानी कि फैन जरूरत के हिसाब से ऑन या ऑफ या फिर स्लो या फास्ट अपने आप ही हो जाता है। समय समय पर सफाई करना जरूरी होती है, क्योंकि अच्छी तरह से सफाई नहीं करेंगे तो इसमें धूल के कण आ जाते हैं। इससे फैन जाम होने का डर रहता है और आपका सिस्टम जो है वो खराब हो सकता है, प्रोसेसर जो है वो जल सकता है। तो आप सीपीयू फैन का ध्यान रखें। अगर आपका सिस्टम बार बार ऑन ऑफ हो रहा है चलते चलते, इसका मीन्स उसका फैन सही से वर्क नहीं कर रहा है। फैन मार्केट प्राइस अगर आप पता करें 250 में नॉर्मली आ जाएगा। अगला देखते हैं हम, सीपीयू फैन के बाद आती है सीपीयू यानी प्रोसेसर की बात। तो जो कंप्यूटर का मेन पार्ट है वो सीपीयू है। वास्तव में इसे ही कंप्यूटर बोला जाता है। ये कंप्यूटर का दिमाग है। ये कुछ इस तरह का दिखता है जैसा आप डायग्राम में देख रहे हैं। ये इंटेल कंपनी का प्रोसेसर यहाँ पे दिखाया गया है, जिसमें कुछ पिनें होती हैं और कुछ पिन लेस भी प्रोसेसर आने लगे हैं जिसमें कोई पिन नहीं होती है। इसकी डेफिनेशन हम पढ़ते हैं। सीपीयू का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। इसे प्रोसेसर या माइक्रो प्रोसेसर भी कहा जाता है। यह पीसी से जुड़े विभिन्न उपकरणों को नियंत्रित करता है। यह कंप्यूटर द्वारा प्राप्त सूचनाओं का विश्लेषण करता है। यह एक इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोचिप है जो डाटा को इंफॉर्मेशन में बदलते हुए प्रोसेस करता है। इसे कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। यह कंप्यूटर सिस्टम के सारे कार्यों को नियंत्रित करता है और ये इनपुट को आउटपुट में रूपांतरित करता है। यह इनपुट तथा आउटपुट यूनिट से मिलकर पूरा कंप्यूटर सिस्टम बनता है। यानी कि ये है वास्तव में कंप्यूटर। इनपुट जो हम निर्देश देने वाले हैं और आउटपुट जिसको ये देने वाला है प्रोसेस करने के बाद। तो प्रोसेस कौन करेगा? सीपीयू यानी प्रोसेसर यानी कंप्यूटर का दिमाग। सीपीयू के मुख्यतः 3 भाग होते हैं: अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट और मेमोरी यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जो तार्किक क्रियाओं जैसे जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना ये काम करता है, जबकि कंट्रोल यूनिट इस पूरे को कंट्रोल करता है जैसा कि उसका नाम है। मेमोरी यूनिट इसके यूज में होने वाली जितनी भी डेटा है उनको सेव करके रखता है और कंट्रोल यूनिट सेव किए डेटा को यूज करता है अर्थमेटिक ऑपरेशंस करने में। ये सीपीयू है जो कि कंप्यूटर का मेन पार्ट है। इसके बाद अगले टॉपिक की हम बात करते हैं। अगला टॉपिक जो इसमें है वो है रैम। मदरबोर्ड, जैसा भी हमने देखा, कैबिनेट, कैबिनेट में लगा मदरबोर्ड, मदरबोर्ड में लगा प्रोसेसर, प्रोसेसर के ऊपर लगा फैन। इसी सीरीज में इस मदरबोर्ड के अंदर एक रैम भी इनबिल्ट की जाती है। रैम जो भी स्क्रीन पर चल रहा है वो रैम पे होता है, उसके बाद ही वो स्क्रीन पे डिस्प्ले होता है। रूल्स के हिसाब से, डेफिनेशन के हिसाब से बोलूं तो रैम प्रोसेसर की मदद से सेकेंडरी स्टोरेज यानी कि हार्ड डिस्क से डाटा या किसी दूसरे स्टोरेज डिवाइस से डाटा सबसे पहले रैम पे आता है, उसके बाद हमें मॉनिटर स्क्रीन पे शो होता है। इसकी डेफिनेशन अगर हम देखें और इसका डायग्राम देखें तो कुछ इस तरह का डायग्राम इसका आता है। डेफिनेशन के हिसाब से रैम का पूरा नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी है। इसको डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी भी बोला जाता है। यह मेमोरी ज्यादा तौर पर कंप्यूटर में कम साइज में रहती है। सेकेंडरी मेमोरी की तुलना में, जैसे आप मोबाइल में 1 GB, 2 GB, 3 GB, 4 GB तक होती है। इसके अलावा रैम का काम क्या है, जब आप अपने मोबाइल को चलाते हैं तो गेम खेलते हैं तो बहुत सारे एप्लीकेशन चलाते हैं, एडिट वगैरह करते हैं, इन सब के लिए मोबाइल का स्पेस चाहिए। देखिए यहाँ पे कहने का मतलब ये है, देखिए जैसा आप जानते हैं मोबाइल 32 GB, 64 GB और कंप्यूटर में जो हार्ड डिस्क आते हैं वो भी अलग अलग जीबी में आते हैं। अब जितनी ज़्यादा जीबी होगी उतना ज़्यादा आप स्टोरेज कर सकते हैं। ये बात डिपेंड करती है स्टोरेज डिवाइस पे। रैम एक स्टोरेज डिवाइस नहीं है। रैम एक अलग तरह की डिवाइस है जो काम करती है डेटा को रीड करवाने के लिए। जैसे आपके मोबाइल में 2 GB रैम है और आपकी इंटरनल मेमोरी 32 GB है, तो आप 32 GB का डाटा तो स्टोर कर सकते हैं, लेकिन एक समय पे आप केवल 2 GB तक का डाटा यूज़ कर सकते हैं। यानी कि अगर आपके पास कोई वीडियो है, इस वीडियो का साइज मान लीजिए 455 MB है, यानी कि 545 MB है, तो वो रैम पर केवल उतना ही जगह रिजर्व कर लेगा जितनी उसकी ज़रूरत है। अगर आप एक समय पे वीडियो भी चला रहे हैं, एक समय पे आप कोई गेम भी खेल रहे हैं, एक समय पे अपना फेसबुक भी चला रहे हैं, तो एक कंडीशन पे रैम जो है वो फुल हो जाएगी
और रैम का पूरा डाटा जो है वो फुल होने के कारण भर जाएगा, फिर आप अगले कोई एप्लीकेशन खोलेंगे तो कंप्यूटर सिस्टम या मोबाइल हैंग हो जाएगा। मेरे पिछले वीडियो से मैं रैम के बारे में काफ़ी अच्छे से समझाया, आप एक बार वीडियो जरूर देखें। डेफिनेशन फिर से देखते हैं। मोबाइल में स्पेस चाहिए, स्पेस रैम से ही आता है। आसान उदाहरण लेकर बताता हूँ, जब आप क्रिकेट खेलते हैं तो वहाँ बाथरूम में जाकर तो नहीं खेलते, इसके लिए तो ज़्यादा जगह चाहिए, प्लेग्राउंड या फिर गली। ऐसे ही आप जब भी मोबाइल में दिन भर कुछ भी काम करते हैं तो काम के लिए मेमोरी होता है, रैम होती है, इसलिए बदले हाई रैम ज़्यादा तो ज़्यादा एप्लीकेशन अपने मोबाइल में एक साथ चला सकते हैं। यानी कि कहने का बात यह है कि आपके मोबाइल में जितनी ज़्यादा रैम होगी आप उतने ज़्यादा काम कर सकते हैं एक टाइम पे। अगर रैम कम है तो आप एक समय पे एक ही काम कर पाएंगे या 2-3 काम कर पाएंगे। एक होता है प्रोसेसर, एक होती है रैम, ये दोनों डिपेंड करते हैं कंप्यूटर या मोबाइल की स्पीड को। देखिए, अगर आपके पास प्रोसेसर ज़्यादा है, प्रोसेसर ज़्यादा स्पीड का है, तो आप एक साथ आप जो एप्लीकेशंस कर रहे हैं वो स्पीड से कर पाएंगे। यानी कि अगर प्रोसेसर ज़्यादा है तो जिस एप्लीकेशन को 10 सेकंड लग रहे हैं, प्रोसेसर ज़्यादा होने की वजह से वो एप्लीकेशन 5 सेकंड में हो जाएगी। लेकिन अगर आपकी रैम कम है, प्रोसेसर ज़्यादा है, तो जल्दी तो हो जाएगा, लेकिन एक टाइम पे एक ही चीज़ होगी, क्योंकि एक साथ ज़्यादा डाटा रखने के लिए हमारे पास रैम में स्पेस ही नहीं है। ये कुछ ऐसे ही है जैसे किसी व्यक्ति का दिमाग तो बहुत तेज चलता है, वो काम भी बहुत तेज कर सकता है, लेकिन उसका हाथ एक ही है, तो अब वो एक हाथ से उतना ही काम कर पाएगा जितना वो उस टाइम पे कर सकता है। लेकिन अगर उसके 4 हाथ हों या 2 हाथ हों या 6 हाथ हों, दिमाग भी तेज हो, तो आप समझ सकते हैं क्या हो सकता है। और इसी तरह से अगर रैम ज़्यादा हो और प्रोसेसर कम हो तो भी वही दिक्कत आने वाली है। यानी हाथ भले ही 6 हो, लेकिन दिमाग कम काम करता है तो 6 हाथों का भी यूज़ सही से नहीं हो पाएगा, क्योंकि दिमाग ही स्लो है तो एक काम को करने में कई ज़्यादा टाइम लग जाएगा। इसलिए अगर आप प्रोसेसर अच्छा ले रहे हैं तो रैम भी अच्छी लेना ज़रूरी है, तभी आप उसका सही यूटिलाइजेशन कर पाएंगे। अगले देखते हैं हम यहाँ पे हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क एक स्टोरेज डिवाइस है जिसमें आप पूरे डेटा को सेव करते हैं। हार्ड डिस्क जो आती हैं वो अलग अलग साइजों में अवेलेबल है। हार्ड डिस्क जो इस तरह की दिखती है आप देख पा रहे हैं। हार्ड डिस्क में साइज जो है वो मिनिमम 80 GB, 160 GB, 320 GB इस तरह से स्टार्ट होते हैं। यानी कि आप 80, 160, 320, 500 GB, 1000 GB तक के हार्ड डिस्क आप देख सकते हैं। और जीबी के बाद इसको टीबी बोला जाता है। यानी कि आप जब 500 GB हार्ड डिस्क बोलेंगे उसके बाद जो होगी वो 1 TB, फिर 2 TB हार्ड डिस्क, 4 TB हार्ड डिस्क और 8 TB हार्ड डिस्क। इस तरह से हार्ड डिस्क को क्लासिफाई किया गया है उनकी स्टोरेज के हिसाब से। ये मोबाइल के मेमोरी कार्ड जैसे ही होते हैं, जैसे मेमोरी कार्ड 2 GB, 4 GB, 8 GB, 60 GB, 32 GB, ये दुगने होते जाते हैं। बिल्कुल इसी तरह से हार्ड डिस्क जो है वो आती है। हार्ड डिस्क एक स्टोरेज डिवाइस है जिसका इस्तेमाल हम डाटा को स्टोर करने के लिए करते हैं। हार्ड डिस्क को परमानेंटली स्टोर करता है, यानी आपने जो भी डाटा सेव किया वो परमानेंट सेव होता है, जबकि रैम में ऐसा नहीं होता। रैम में डेटा जब तक ही होता है जब तक कि लाइट हो या फिर पावर ऑन हो। अगर पावर ऑफ होते रैम अपना डाटा खो देती है। यानी कंप्यूटर स्क्रीन पे जो भी दिख रहा है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल रैम होती है। रैम निकाल दीजिए तो स्क्रीन पे कुछ भी नहीं दिखेगा, जबकि हार्ड डिस्क तो केवल स्टोर करती है। सबसे पहला हार्ड डिस्क आईबीएम कंपनी ने बनाया था जिसकी स्टोरेज क्षमता महज 5 MB थी। आप अगर इंटरनेट पर सर्च करेंगे फर्स्ट हार्ड डिस्क तो आपकी बड़ी सी हार्ड डिस्क दिखेगी जिसको एरोप्लेन की मदद से लाया गया था, जिसका साइज काफी ज्यादा बड़ा था। वजन करीब 250 kg था। बाद में इनको अनेकों बदलाव किए गए जिसका आज परिणाम आज आधुनिक हार्ड डिस्क है। इसे गोलाकार डिस्क होती है जिससे डिजिटली डाटा सेव होता है। तेजी से घूमती हुई स्पीड को हम आरपीएम में नापते हैं, रेवोल्यूशन पर मिनट। जाहिर है कि रैम ज़्यादा उतना ही ज़्यादा स्पीड से रीड राइट करना होगा। यानी कि आपके हार्ड डिस्क की स्पीड एसएसडी हार्ड डिस्क और एचएचडी हार्ड डिस्क, यानी कि एसएसडी हाई स्टैटिक हार्ड डिस्क आती है जिनकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा होती है, वो रीड राइट स्पीड से करते हैं, जबकि नॉर्मल हार्ड डिस्क में रीड राइट प्रोसेस डिपेंड करती है उस हार्ड डिस्क के ऊपर कि उसकी आरपीएम स्पीड क्या है। अगले हम बात करते हैं इसमें पावर सप्लाई की। पावर सप्लाई का नाम ही है पावर की सप्लाई करना। इसको हम एसएमपीएस नाम से भी जानते हैं, एसएमपीएस स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। पूरे कंप्यूटर सिस्टम में पूरी डिवाइसेस को पावर सप्लाई ही करती है, जो कि कैबिनेट के साथ इनबिल्ट आती है। यहाँ पे अपने पावर को कनेक्ट करते हैं, उसके बाद ये मदरबोर्ड में और सीपीयू फैन को, हार्ड डिस्क को, राइटर को, इन सब को पावर की सप्लाई करता है। पावर सप्लाई कुछ इस तरह का दिखता है, आप जैसे डायग्राम में देख पा रहे हैं। इसमें भी अपना एक फैन होता है जो इसकी गर्म हवा को बाहर निकालता है, और ऊपर भी एक फैन होता है। किसी किसी में एक ही फैन आते हैं। यहाँ पे इसका पावर ऑन ऑफ का बटन है, और ये इसके कुछ प्लग्स हैं जो मदरबोर्ड और हार्ड डिस्क वगैरह में कनेक्ट होते हैं। डेफिनेशन हम इसकी देखते हैं। डेफिनेशन क्या है? एसएमपीएस का पूरा नाम स्विच्ड मोड पावर सप्लाई है।
ये एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है। अगर आप डेस्कटॉप के लिए डेस्कटॉप के लिए अगर अलग से खरीदेंगे तो यहाँ पे कुछ स्क्वायर शेप का डिब्बा मिलेगा। अलग से खरीदने का मतलब यहाँ पे यही है क्योंकि ये एसएमपीएस किसी भी कैबिनेट के साथ में आती है। ये डिवाइस कंप्यूटर के अलग हिस्सों को पावर देता है, जैसे कि रैम, मदरबोर्ड, फैन। मदरबोर्ड के अलग अलग हिस्सों में बिजली की जाती है इसी की मदद से। अब हम इसके काम के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। यह सबसे पहले मेन पावर सप्लाई मतलब घर के बोर्ड से कंप्यूटर को देते हैं। यानी कि आपके लाइट जो है वो पहले बोर्ड में जाएगी, उसके बाद सबसे पहले एसी के फॉर्म में हो रहता है। इसके बाद एसी कंप्यूटर के एसएमपीएस के पास जाता है और एसएमपीएस को डीसी में यानी कि अल्टरनेट करंट से डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट कर देता है। इसके लिए वो कैपेसिटर या डायोड के इस्तेमाल करता है। ये रेगुलेटर की मदद से स्विच को भी ऑन ऑफ करता है, मतलब स्विच मोड चेंज करता है। डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है, एसी को डीसी में, इसलिए नाम भी स्विच मोड पावर सप्लाई कहा जाता है। आई होप आपको समझ आया होगा। अगले टॉपिक्स में हम सीखेंगे इसके आगे के ट्यूटोरियल्स में। आज की इस वीडियो में हमने सीखा कंप्यूटर के पार्ट्स के बारे में। अगर आप इसमें कुछ भी डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट्स कीजिए, और इसमें कुछ और पार्ट्स का नाम जाना तो आप बताइए, क्योंकि पार्ट्स तो इसमें और भी हैं, लेकिन मैंने ओवरऑल वो पार्ट शामिल किए हैं जो नॉर्मल हम देखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।